अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आवाज़ नहीं आई मुझे जवाब की, सलाम की जवाब की। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ, अब कुछ पता चला थोड़ा सा। स्टिल अभी भी सो रहे हैं कुछ बच्चे, जाग जाएं। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। वेलकम टू फर्स्ट क्लास ऑफ FAR 2। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह FAR 1 से जान छूट गई है। उम्मीद है इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उम्मीद बहुत है कि जी आपकी जान इंशाल्लाह FAR 1 से छूट जाएगी और आप इंशाल्लाह FAR 2 के अंदर ही मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। कोर्स प्लान बहुत ज़रूरी चीज़ है, ख़ास तौर पे सेशन के लिए। सेशन के अंदर एक तो सेशन हमारा ईद की वजह से, रमज़ान की वजह से लेट स्टार्ट हो रहा है, लगभग 10 डेज़। और दूसरा ईद उल अज़हा भी आ रही है सेशन के दौरान ही, और कुछ और छुट्टियां भी ओबियसली होंगी ही। तो मीन्स इस दफ़ा इस सारी चीज़ को कैटर करने के लिए सैटरडे इज़ गोना बी ऑन, और जो दरमियान में चंद छुट्टियां होंगी, कोई एक आधा सैटरडे महीने में, कोई एक सैटरडे मैं ऑफ भी कर रहा हूँगा। तो इसलिए ये प्लानर हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें इससे आगे आगे चलना है, मीन्स इसको टारगेट रख के काम करना है, फिर हम इंशाल्लाह अपना टारगेट अचीव आराम से कर लेंगे। तो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे हम एक बहुत आसान से चैप्टर से, जस्ट लाइक एन एपेटाइज़र, कि आपका माइंड क्या हो जाए, गोइंग में आ जाए। जो काफ़ी अरसे से आपने 15-20 दिन हो गए हैं पढ़ा कुछ नहीं है, तो वो एक आपका दिमाग क्या हो जाए, गोइंग ऑन में आ जाए। तो हम ज़रा छोटे छोटे से नन्हे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और फिर इसको ग्रेजुअली क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जाएंगे, ताकि आपको एक मुश्किल भी पेश ना आए। स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह IS 41 बायोलॉजिकल एसेट से। ये ग्रेड 3 का एक टॉपिक है। फिर IS 21 लेकर आएंगे, फिर IFRS 9 आएगा। तो तकरीबन एक वीक या मोर देन 3-4 डेज़ हर चैप्टर के लिए दरकार है। इन तीनों चैप्टर्स में ये वाला चैप्टर जो है, ये हर चैप्टर के साथ जम हो सकता है। ये वाला चैप्टर की जो बेस है, ये हमारे आगे चैप्टर्स के अंदर इस्तेमाल होगी। फिर IS 38 है इंटेंजिबल एसेट्स का, ये आपने पहले से ही आधे से ज़्यादा पढ़ रखा है इन द फॉर्म ऑफ IS 16। अब हमने क्या करना है, उसको अपने अंदाज से, FAR 2 के अंदाज से पढ़ना है। IFRS 16 फिर आ जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ FAR 2, जिसमें से सवाल मस्ट आना ही आना है। IFRS 9 जो हम पढ़ेंगे, इसमें से भी सवाल मस्ट आना ही आना है, इसके बगैर पेपर बन नहीं सकता, इसके बगैर पेपर बन नहीं सकता। वैसे तो FAR 2 के अंदर तकरीबन उसने ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि शायद ही कोई एक आधा चैप्टर ऐसा हो जो हम सोचें कि यार ये लीस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक,
IS 12 के बगैर भी पेपर बन ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर हमारी ईद की छुट्टियाँ आती हैं, कंसोलिडेशन के बगैर पेपर बन ही नहीं सकता। 1037 भी आजकल इस तरीके का आ रहा है कि इसके बगैर भी पेपर बन नहीं रहा। IFRS 15 के बगैर भी पेपर बन ही नहीं सकता। तो आपको ये पता चलेगा कि FAR 2 में कोई ऐसा चैप्टर है ही नहीं जिसके बगैर पेपर बन सकता है। ठीक है जी, फाइनल अकाउंट के बगैर भी पेपर बन ही नहीं सकता। तो 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको मैं किसी हद तक कह सकता हूं कि यार इसमें से जस्ट MCQs आएंगे, आना है, चेक होना है। कभी हो सकता है 7-8 मार्क्स का आ जाए, कभी 2-3 मार्क्स के ऊपर ही रेस्ट्रिक्टेड रह जाए। तो वो एक ये वाला चैप्टर है जो बिल्कुल एंड पर मौजूद है, और एक वो चैप्टर है जो बिल्कुल स्टार्ट में मौजूद है। तो ये दो एक ऐसे चैप्टर हैं, और एक तीसरा चैप्टर भी है यहाँ पर, ये एथिक्स का। वो वैसे ही आपको आते हैं कि आप एथिकल बंदे हैं, तो एथिक्स तो आपको पहले से आते हैं, बस अकाउंटिंग के लिहाज से हम इंशाल्लाह सीख लेंगे। तो ये 1-2 दिन का चैप्टर है, और एक ये तीसरा चैप्टर है जिसके अंदर या तो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा या फिर 2-3 मार्क्स का सवाल आएगा। बाकी सारे चैप्टर मस्ट चैप्टर्स हैं, ये हो ही नहीं सकता उनके बगैर पेपर बन जाए। तो ये टारगेट मैंने सेट करके आपको दे दिया। मैं जहाँ कहीं भी इससे ज़्यादा ओवरस्टेट कर रहा हूँ जोश के अंदर पढ़ाते हुए, तो आपने क्या करना है, सर काम क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। वैसे मैं इसको याद रखूँगा, आप रखें या ना रखें, ये बनाया इसीलिए कि ये आपके सामने मौजूद हो। हम इससे आगे पीछे नहीं हो सकते। ये ज़रूर कर सकते हैं पढ़ते हुए एक चैप्टर स्वैप कर लें, जिसके चांसेस भी काफ़ी क्या हैं, कम है। मैं इसी तरतीब से इंशाल्लाह आपको पढ़ा रहा हूँ, और टारगेट ये है कि हम 2 अगस्त तक अपना कोर्स क्या कर लें, मुकम्मल कर लें। इस दफ़ा जो पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 1 सितंबर से हो रहे हैं, मींस अगस्त दी एंड, और साथ ही सितंबर शुरू और पेपर शुरू। फर्स्ट मंडे जो आ रहा है वो कब आ रहा है, फर्स्ट मंडे सितंबर, 1 सितंबर को बन रहा है। तो उस लिहाज से पेपर कब बनते हुए, 1 सितंबर। जी बेटा, कोशिश तो यही है कि ये 2 दिन पहले हो जाए। बड़ा अच्छा सवाल पूछा भाई ने कि ये जुलाई में नहीं एंड हो सकता। तो बेटा बहुत कोशिश यही है कि यार ये 2 दिन पहले हो जाए। बस मैंने बना छोड़ा है कि वीकेंड हो रहा है। ठीक है बेटा, तो बड़ी कोशिश की कि यार ये 31 जुलाई पे एंड मैं कर दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, वीक भी मुकम्मल करना है। लें जनाब, टाइम वेस्ट किए बगैर हम शुरू करने जा रहे हैं। हम पहुंचने लगे हैं खेत खलियानों में। IAS 41 ये है बायोलॉजिकल एसेट के ऊपर, वन ऑफ द स्पेशल बायोलॉजिकल एसेट, IAS 41। हम गांव में पहुंचने लगे हैं जनाब। FAR 2 की क्लास है, FAR 2 की क्लास है, 206 में आप जाएं। अच्छा जी, तो हम पहुंचने लगे हैं गांव में, और अब हमने काउंटिंग करनी है गाय, भैंसों, भेड़, बकरियां और खेत खलियान उनकी। पहले नंबर पर आपके सामने है एक अदद दरख्त। यह है लिविंग प्लांट। क्या है? लिविंग प्लांट।
और ये जो दरख्त होते हैं इसको बियरर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बियरर प्लांट। फिर आपके सामने है लिविंग एनिमल, गाय, भैंसें, भेड़, बकरियां, ये सारे, इनको क्या बोलते हैं? लिविंग एनिमल। और फिर कुछ खेत हैं, फसलें हैं। भाई पिंड दे विच पहुंच गया ने कि सर कितने लै रहे सानू। तो ये क्या है? लिविंग प्लांट है। ये लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल, ये तीनों किस में आते हैं? बायोलॉजिकल एसेट्स में आते हैं। तो बायोलॉजिकल एसेट की डेफिनेशन में दो चीज़ें आएंगी, लिविंग एनिमल एंड लिविंग प्लांट। चलें अब उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं किताब से जाके। बायोलॉजिकल एसेट किधर गई? लें जी, पढ़ें क्या डेफिनेशन है। वो इनिशियल कॉस्ट, ये अकाउंटिंग नहीं पढ़नी, हमने डेफिनेशन पढ़नी थी। डेफिनेशन किधर गई? बायोलॉजिकल एसेट इज अ लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल। एग्जाम्पल में वही वाली, शीप, काउस, प्लांट एंड ट्रीज। तो सबसे पहली चीज़ आ गई बायोलॉजिकल एसेट। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्या चीज़ है जी? अगली कहानी आती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जब आप ये वाले दरख्त से सेब उतार लेते हैं तो इसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जब आप ये फसल काट देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और जब आप इस भेड़ से ऊन उतार लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। गॉट द पॉइंट? ये तीनों चीजें आ गई आपके सामने। जब आप फसल काट रहे होते हैं, जब आप भेड़ से ऊन शेयर कर रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। किनिया मज्जा ने कहा? हाँ, पेंट किनिया मज्जा ने? शहर से हैं। अच्छा, चलें ठीक, चलें जी। नेक्स्ट कहानी आती है जी आपकी, वो शेख साहब जो सोचते थे अंडा होगा, अंडे से चूज़ा आएगा, चूज़े से मुर्गी बनेगी, मुर्गी फिर से अंडा बनेगा। तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मजा आ रहा है ना स्टैंडर्ड? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ होती है। ये सारी क्या हो रही है? ग्रोथ है। चिक है, चिक से थोड़ा सा बड़ा चूज़ा, फिर हैन, वंस अगेन। जब ये हैन अंडा देती है तो इसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये बड़ा स्पेशल किस्म का स्टैंडर्ड है, वेरी स्पेशल। इसकी अकाउंटिंग भी बहुत स्पेशल है, बाकी तमाम स्टैंडर्ड से डिफरेंट है। नेक्स्ट थोड़ी सी और कहानी। न्यूबॉर्न, बच्चा पैदा हुआ, इसको बोलेंगे प्रोक्रिएशन। डेथ हो गई, इसको बोलेंगे डीजेनरेशन। ग्रोथ,
प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एंड दिस वन इज द लैटेक्स। लैटेक्स क्या होता है जी? रबड़ वगैरह हासिल हो रही है दरख्त से, जो उसको लैटेक्स बोलते हैं। ले जनाब, कुछ बातें हमने समझ ली हैं, अब थोड़ी सी बातें हम थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। पहले नंबर पर क्या है जी? बायोलॉजिकल एसेट। बताएं, ज़ुबानी बताएं क्या क्या कुछ होता है जी? लिविंग एनिमल एंड लिविंग प्लांट, दो चीज़ें, लिविंग एनिमल एंड लिविंग प्लांट। ये क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल एसेट। ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स इकट्ठा कर दें, जैसे पूरा रेवड़ जो होता है वो क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट हो जाएगा। सिमिलर लिविंग एनिमल और प्लांट, आपने पूरा खेत आपके सामने मौजूद है, वो क्या है? ग्रुप है। बाग है, ढेर सारे क्या होंगे? ढेर सारे क्या होंगे? दरख्त होंगे, उनके ऊपर फल लगे होंगे, ये बाग है, तो ये पूरा क्या हो गया? ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट हो गया। हार्वेस्ट क्या चीज थी? कटाई, बिल्कुल सही है। डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम अ बायोलॉजिकल एसेट और द सीजिंग ऑफ अ बायोलॉजिकल एसेट्स लाइफ process. Example, milking a cow, slaughtering the cow, वडी ईद आ गई, कुर्बान, हम चले गए, तो ये क्या है? स्लॉटर करना। इससे क्या हासिल होता है? गोश्त। गोश्त क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। गॉट द पॉइंट? तो हम मुख्तलिफ मकासद के तहत ये जो है बकरे या गाय भैंसें पाल रहे होते हैं। एक है उससे दूध हासिल करना और दूसरा उससे गोश्त हासिल करना। तो दूध भी है और स्लॉटर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? उससे गोश्त हासिल हो जाएगा। दरख्तों से आप फ्रूट पिक कर लेंगे, या फिर आप कुछ दरख्त ऐसे हैं जिससे आप क्या हासिल कर सकते हैं? वुड। कौन से दरख्तों से? जो प्रोड्यूस ही वुड के लिए होते हैं, जो कि बाद में यूज होती है। जिस ऐसे दरख्त जिनसे आप ये दिया सलाई वगैरह बनाते हैं, दिया सलाई बोल रहा हूँ, फर्नीचर भी बनाते हैं, और इसके अलावा पेंसिल्स भी बनती हैं, बिल्कुल। तो ये वो वाले दरख्त हैं जो किस लिए यूज़ हो रहे हैं? मकसद ही उनका क्या है? उनसे वुड हासिल करना और वुड को ट्रांसफॉर्म करना इन द फॉर्म ऑफ समथिंग। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हार्वेस्टेड प्रोड्यूस ऑफ द एंटिटीज बायोलॉजिकल एसेट। कॉस्ट टू सेल पढ़ा हुआ है आपने, FAR 1 में पढ़ा हुआ है। कॉस्ट टू सेल, सेलिंग कॉस्ट, बेचने का खर्चा, कमीशन वगैरह। इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। एक्सक्लूडिंग कौन कौन सी चीज शामिल नहीं करनी? फाइनेंस कॉस्ट, इनकम टैक्स शामिल नहीं करनी। एग्जाम्पल क्या है? कमीशन टू द ब्रोकर, नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। जो आपने हासिल की होगी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फसल काटते हैं तो क्या करते हैं? बोले, फसल काटते हैं तो उससे मंडी में बेचना होता है ना, मेजरली तो इसीलिए ही होगी। मंडी में बेचने के लिए एक तो मंडी तक पहुंचाना होगा, दूसरे वहाँ पर हो सकता है जो आड़ती बैठे होंगे उनको कमीशन देनी होगी कि ये हमारी क्या करें, बिकवा दें। गॉट द पॉइंट?
और गवर्नमेंट तो हर जगह पर मौजूद होती है, उसने तो हर जगह से क्या करना है, टैक्स लेना ही लेना। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कुछ पढ़ा था, तस्वीरों से खाका देखते हैं जी। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का ये एरिया था, एक तो इसके अंदर ग्रोथ आ रही थी, एक इसके अंदर न्यूबॉर्न आ रहा था, उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्रिएशन। एक इसके अंदर डेथ थी, उसको क्या बोलते हैं, डी जनरेशन। ये ग्रोथ की कहानी आ गई। तो अगर हम नोट्स में जाएं और पढ़ने की कोशिश करें तो इसमें अंदर एक ग्रोथ आ रही है, डी जनरेशन, डेथ वगैरह आ रही है, डिक्रीज इन द क्वांटिटी और डिटीरियोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ एन एनिमल और प्लांट, डेथ हो गई, ओल्ड एज हो गया, आपने कट कर दिया। प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, प्रोक्रिएशन, एडिशनल लिविंग एनिमल। A very important point, very important point इस स्टैंडर्ड के लिहाज से वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस स्टैंडर्ड के लिए। अगर एक अदद एनिमल आपने पाल रखा है हिफाजत के लिए, जैसे कि पीसी होटल में जाएंगे तो दाखिल होते साथ आपको क्या मिलेगा, एक अदद डॉग मिलेगा। किस मकसद के लिए रखा हुआ है, हिफाजत के लिए, चेकिंग करने के लिए, ऐसे ही है। क्या अगर इस डॉग का एक बच्चा हो जाए तो क्या वो इस स्टैंडर्ड के तहत डील होगा या नहीं होगा, होगा। प्रोक्रिएशन है, बिल्कुल है। क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में मौजूद है या नहीं है, ये वाली कहानी आनी है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट बाय एन एंटिटी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है जनाब, कि एंटिटी मैनेज कर रही हो। ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या कुछ था, ग्रोथ, प्रोक्रिएशन, डीजनरेशन, मेजरली ये दो तीन चीजें। मकसद, पहला मकसद, आपने अगर एक अदद मछली का पूरा वो आपने वो क्या किया हुआ है, फार्म बनाया हुआ है, फिश फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। मकसद क्या है, मछली को बेचना, उसे उसकी ग्रोथ करके उसको क्या करना, बेचना, ये मकसद है। तो आप पहले नंबर पर मैनेजमेंट कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर बायोलॉजिकल क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रोथ है। गॉट द पॉइंट। एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, मकसद क्या है, फॉर सेल। नंबर वन मकसद क्या है, बेचना। नंबर दूसरा मकसद क्या हो सकता है, फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, या तो इससे क्या हासिल करना, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। आप फिश फार्मिंग करते हैं, फिश फार्मिंग कर कर वहीं पर ही आप उसको कट करते हैं और उससे गोश्त हासिल कर लेते हैं, तो ये क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हासिल कर। फार्मिंग हो रही है और फार्मिंग करके बकरा फार्मिंग है, वहीं पर आपने साथ ही क्या बनाया हुआ है,
वहाँ पर ज़िबा करने का और वहाँ पर गोश्त बेचने का के लिए आपने एक अदद शॉप खोल रखी है। तो अब मकसद क्या है? मैनेजमेंट के बाद बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मकसद उसको डायरेक्टली बेच देना या उसको कन्वर्ट करना इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और इनटू दी एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट, या फिर मकसद है पूरी फार्मिंग करने का कि हमने गाय भैंसें पाल रखी हैं और यहाँ से हमारा मकसद नंबर 1 मिल्क हासिल करना, नंबर 2 मज़ीद इनके बच्चे पैदा करना और इनको की ग्रोथ करते रहना, प्रोक्रिएशन करते रहना। तो ये 2-3 मकासद हैं। अब यहाँ पर मुझे आप बताएं, फ़िश फार्मिंग का जिक्र किया आप लोगों ने, तो क्या फ़िश फार्मिंग के अलावा भी फ़िश हासिल की जा सकती है? दरिया से क्या करें? फ़िश पकड़ ली और फिर बेच दी, हो सकता है। तो क्या फिर ये IS 41 के तहत क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या नहीं है? यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो ही नहीं रही, हम मैनेजमेंट कर ही नहीं रहे, हम जस्ट जा रहे हैं, जाके क्या कर रहे हैं? मछली पकड़ रहे हैं और फिर बेच रहे हैं। यहाँ पे कोई मैनेजमेंट एक्टिविटी नहीं है। तो इस स्टैंडर्ड के लिए ज़रूरी है क्या होना? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होना। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एक सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या है? मैनेजमेंट बाय द एंटिटी, और दूसरा क्या है? बायोलॉजिकल ट्रांसफर। और मकसद क्या है? या बेचना, या मज़ीद बच्चे हासिल करना, या मज़ीद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल करना। कॉमन फीचर बाद में पढ़ते हैं। बियरर प्लांट क्या होता है जी? बियरर प्लांट क्यों जी? जो दरख्त है जिसके ऊपर सेब उगते हैं, वो वाला दरख्त जो है उसकी लाइफ काफी लंबे अरसे तक है। ऐसे ही है, ये दरख्त में हम मैनेजमेंट है सच नहीं कर रहे। हाँ, हम उस पर जो फल लग रहे हैं उसके लिए मैनेजमेंट ज़रूर कर रहे हैं। तो ये जो दरख्त है जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अरसे की है, ये हमारा ये 16 में फाल करेगा। किस में फाल करेगा? इसको बोलेंगे बियरर प्लांट। बियरर प्लांट कहाँ पे फाल करेगा? IS 16। What? बियर प्लांट इज द लिविंग प्लांट। ये लिविंग प्लांट जरूर है, दैट इज यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इसके ऊपर सेब उगते हैं। तो ये कौन सा, ये दरख्त क्या कहलाएगा? बियरर प्लांट। और ये बियरर प्लांट कहाँ पे डील होगा? IS 16 में। IS 41 में नहीं आएगा, भले ये क्या है? लिविंग प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 1 पीरियड। ये ज्यादा अरसे तक क्या कर सकता है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दे सकता है। हैज अ रिमोट लाइकलीहुड of being sold as agricultural produce except for incidental scrap sale। बहुत कम चांसेस हैं कि ये दरख्त को आप लकड़ी के लिए इस्तेमाल करें। जिनके ऊपर फल लगते हैं हम उसको काटते नहीं है, उनकी एक 20-25 साल 30 साल लाइफ गुजरती है, फल लगना बंद हो जाता है, फिर हम उसको जस्ट स्क्रैप के तौर पे क्या करते हैं? उसे काट देते हैं। ठीक है, तो बहुत कम चांसेस हैं। तो ये आपको पता चल गया बियरर प्लांट का कि बियरर प्लांट क्या होता है और उसके क्या क्या कुछ कहानियां हैं। अब आ जाएं दोबारा से तस्वीर पर। इसमें और इसमें क्या फ़र्क हुआ फिर?
ये दरख्त है जिसके ऊपर फल लगते हैं और ये फसल है, इसने डायरेक्टली कट हो जाना है। ये क्या कोई ऐसी फसल होती है जो 12 महीने से ज़्यादा वाली हो? ऐसी फसल जो 12 मंथ से ज़्यादा तक वो प्रोड्यूस देती रहे, ऐसी कोई फसल हो आपके ज़हन में? कोई कौन सी? गंदम कितना अरसा लेती है? कौन सी? बरसेम। पता नहीं केड़ी है ना, उसी तो ना पहली वाली सुन रहे हैं। उसको जब आप खुद ही ख़त्म कर देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो मकसद क्या है? हो सकता है जड़ी बूटी वगैरह हो कोई। क्या वाकई काश्त करते हैं? अच्छा, गाय भैंसों का चारा यूज, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए हासिल कर, लेकिन ज़्यादा अरसे तक लगी रहती है। साल भी चल सकता है या साल हर साल चल सकता है? 6 मंथ सर्दियों के लिए तो मीन्स कट मुक गया ना, 12 महीने तो कट दे फसल हासिल हो गई ना, या चलती रही। तो ये वो चीज़ है, ये भी लिविंग प्लांट है, ये भी लिविंग प्लांट है, लेकिन ये साथ ही क्या है? बियरर प्लांट। ये बियरर प्लांट कहाँ पर डील होना है? IS 16 में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाग होता है ये कहाँ पे डील हो रहा है? IS 16 में डील हो। ये जिसके ऊपर, जिस जमीन के ऊपर ये लगी हुई है फसल, ये कहाँ पे डील होगी? IS 16 में। लैंड वहीं पे डील होगी। इस स्टैंडर्ड में दो चीजें आएंगी, लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट, लेकिन साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। क्या है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में क्या है? मैनेजमेंट, नंबर 1। नंबर 2, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है? ग्रोथ, प्रोक्रिएशन, डीजनरेशन। ऐसे ही है। तो ये ग्रोथ के अंदर आ गई कहानी। हुन पढ़ लीजिए यार, हुन अकाउंटिंग किमें करनी। ये बताएं, IS 16 पढ़ा था, रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या था? रिकग्निशन क्राइटेरिया, और लिखते किसके ऊपर थे? कॉस्ट पर लिखते थे। रिकग्निशन क्राइटेरिया, फ्यूचर बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। ठीक है। उसके बाद आपने IS 40 पढ़ा, किसके ऊपर लिखते थे? कॉस्ट पर लिखते थे। उसके बाद आपने पढ़ा हुआ है कौन सा? IS 20 भी पढ़ा हुआ है। उसके अंदर भी एसेट किस पे लिखते होते थे? कॉस्ट पर ही लिखा जाता। कोई और स्टैंडर्ड ऐसा जो आपने पढ़ा हो, ज़हन में हो, जिसमें कॉस्ट के अलावा किसी और चीज के ऊपर आप लिख रहे हो? इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट की बात नहीं कर रहा मैं, इनिशियल रिकॉग्निशन की बात। सब्सिक्वेंट में तो हमने पढ़ा हुआ है, रिवैल्यूएशन भी हो जाती है, इंपेयरमेंट भी हो जाती है, आप डाउन भी कर लेते हैं, ठीक है। आपने मुख्तलिफ मेजरमेंट बेसिस पढ़ी हुई हैं। फेयर वैल्यू IS 40 में फेयर वैल्यू पर लिख लेते हैं, ये सब्सिक्वेंट है। इनिशियल रिकॉग्निशन की बात हो रही है। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पर है? कॉस्ट। तमाम स्टैंडर्ड्स में सिवाय इस प्यारे से स्टैंडर्ड के किस पे लिखा जाता है? इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पर होता है। ये प्यारा सा स्टैंडर्ड एक स्पेशल स्टैंडर्ड है, लेकिन इसकी एक खूबसूरती है, इसमें इनिशियल रिकॉग्निशन और सब्सिक्वेंट एक ही चीज के ऊपर आती है, और वो क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इनिशियल मेजरमेंट भी किस पे होगी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी किस पे होगी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये हमारी स्टैंडर्ड की मौज है कि इनिशियल सब्सिक्वेंट सब कुछ किस पर है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर। पढ़ा भी देता हूँ,
रिकॉग्निशन। यहां से दो चीजें नजर आ रही हैं। नंबर 1, बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट कौन कौन सी चीज है? लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट। किस पर लिखा जाएगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। और दूसरी चीज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मींस जो आपने फल हासिल किया, जो आपने मिल्क हासिल किया, जो आपने वूल हासिल की, ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जो आपने बकरा ज़िबा किया और क्या हासिल किया? गोश्त हासिल किया, ये क्या? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। आपने लिखना है when and only when the entity controls the asset as a result of past event, probable that future benefit will flow to the entity। और यहाँ पर तीसरी चीज़ क्या आ रही है? फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। पहले का क्राइटेरिया था IS 16 का, ओनली कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। और दूसरा क्राइटेरिया क्या था? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू दी एंटिटी। अब यहां पर फ्यूचर बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी तो मौजूद है, लेकिन दो क्राइटेरिया साथ है। कॉस्ट के साथ एक और लफ्ज क्या है? और फेयर वैल्यू। दूसरी चीज एंटिटी के क्या हो? कंट्रोल में एसेट। In agricultural activity, control may be evident from, for example, legal ownership of the cattle and the branding or otherwise marking the cattle on acquisition, birth or weaning। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਟੈਂਪ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੱਝ। Biological asset shall be measured on initial recognition and at the end of the reporting period, यानी कि subsequent measurement किस पर होनी है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। लो जनाब, कहानी मुक गई, थेरी कहानी एंड। अब आपको सारी चीज़ों का पता चल गया। बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है? बोले? लिविंग एनिमल एंड लिविंग प्लांट। रिकॉग्निशन करनी है किसके ऊपर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इनिशियल एज वेल एज सब्सीक्वेंट, ईयर एंड पर। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किस में होगी? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होगी तो स्टैंडर्ड में आएगी, नहीं तो स्टैंडर्ड में नहीं आएगी। मसलन जड़ी बूटियाँ लगी पड़ी हैं खेत के अंदर या ज़मीन के अंदर, खुद ब खुद उग गई हैं, कोई आपने मैनेजमेंट नहीं की और वो जड़ी बूटी भी काम की है, ये क्या हुआ? एग्रीकल्चर एक्टिविटी इसमें शामिल नहीं है क्योंकि आपने मैनेजमेंट की नहीं। ठीक है। फिश फार्मिंग में एग्रीकल्चर एक्टिविटी मौजूद है, इसके अंदर आपने मैनेजमेंट की है, आपने टेम्परेचर वगैरह मेंटेन किया होगा, आपने देखा होगा कि ग्रोथ सही हो रही है नहीं हो रही, आपने देखा होगा कोई इसके अंदर कोई वबा तो नहीं आ गई, आपने पूरा उसका क्या किया होगा? ख्याल रखा होगा। ऑन अदर हैंड दरिया के अंदर से फिश पकड़ी गई, ये क्या है? इसमें कोई मैनेजमेंट नहीं है। आए जनाब, सवाल पर आते हैं। कॉस्ट टू सेल पढ़ ले, क्या होता है? जी बेटा, इसी से सारे चलते पहले। भाईजान
ज़रा एसी को ज़रा इसको भी सबको एसी जो है ना A1 किस्म का कर लें। 16 पर चलाएं जी आज। किसी ने कोई अच्छी बात करनी हो, किसी ने कोई लतीफ़ा सुनाना हो, कोई ऐसी बात जो काम की हो, पते की हो, किसी ने कोई शेर सुनाना हो, मैं हाजिर। हाँ ब्रेक होगी क्या आधे घंटे बाद? तो अब की करता पाया मैं पढ़ाने में ब्रेक ही तो दे रहे हैं उस्ताद जी। पढ़ थक गए या मैं भी पढ़ा थक गया। हूँ कोई लतीफ़ा सुना दो, कोई शेर सुना दो। जी इरशाद नहीं पक्का? हाँ जी क्यों जैन भाई? यार ऐसे तो नहीं। उस हमारा साथी किधर है? अरे यार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये कह सकते हैं? जो अल्लाह का हुक्म। मैं कोई शेर सुना दूँ? नहीं मैं आज नहीं सुनाऊंगा, कल से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। वही पुराने शेर हैं मैंने लिखे हुए, अब कोई नए शेर लिख कर लेकर आऊँगा तो वो फिर सुनाऊंगा ना इंशाल्लाह। मेरे पास वही लिस्ट पुरानी मौजूद है इसके अंदर, जो आप सुन के अग गए होंगे। जी कोई अच्छी बात करनी हो, कोई नहीं? एक अच्छी बात ये है कि ये FAR 1 नहीं है, ये क्या है? FAR 2 है। एक अच्छी बात ये है कि आप अब FAR 1 वाले स्टूडेंट भी नहीं है, मींस बड़े हो गए हैं। नॉलेज आपका क्या हो गया है? बहुत हाई लेवल पर चला गया। भले कोर्स शायद ज़्यादा हो R1 से, लेकिन चूंकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे डेवलप हो गए हुए हैं इंशाल्लाह, उम्मीद मैं करता हूं, तो FAR 2 पढ़ना कदरे आसान है FAR 1 से, और पास करना भी FAR 1 से FAR 2 क्या है? आसान। रीज़न एक तो आपको पता चल चुका हुआ है कि जनाब काम करेंगे तो पास होंगे। दूसरी चीज़ एक आदत डेवलप हो गई हुई है। तीसरी चीज़ कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो चुके हैं। अब मुझे डेबिट एंड क्रेडिट समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल R1 के अंदर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं यहाँ पर भी जर्नल एंट्री की बेस के ऊपर ही चलूँगा। अच्छा जी आ जाओ फिर। कॉस्ट टू सेल में क्या चीज़ आ जाएगी बच्चों? कमीशन, ट्रांसफ़र टैक्सेस, डेयरी फार्म की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट वगैरह, ये क्या चीज़ आ जाएगी? कॉस्ट टू सेल के अंदर आ जाएंगी चीज़ें। चलें जी जर्नल एंट्रीज करते हैं। Ali Limited is dealing with the following transactions. पहली ट्रांजैक्शन, परचेज्ड 5 3-year old लैम्प ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर 55,000 each. Carriages paid was 5,000 each. These lamps were purchased for sale on Bakra Eid and for milk, agricultural produce. If Ali Limited wishes to sell them today, it will have to incur sales commission of 2% and government levy of 1% on sales. Important point to be noted, लिख ले, ये जो कैरेज होती है ये कॉस्ट टू सेल में शामिल नहीं करेंगे। अभी आपने पढ़ा कॉस्ट टू सेल में क्या कुछ आना है? कहीं पे कैरेज लिखा हुआ था?
नहीं लिखा हुआ था। क्या लिस्ट शामिल नहीं करेंगे, कमीशन शामिल करेंगे, ट्रांसफर टैक्सेस ड्यूटीज वगैरह शामिल करेंगे। चलें जी, कोशिश करें एंट्री पास करने की, करो पहली एंट्री पास करने की कोशिश करें। कैश क्रेडिट, वेल डन, आधी एंट्री ठीक हुई आपकी। डेबिट क्या किया आपने? और घबराना नहीं है सबसे पहले तो आपने ना, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। कितना अच्छा मकूला दिया हमें किसी एक इंसान ने। चलो कैश कितना क्रेडिट करेंगे, आधी एंट्री इंसान को आती होती है। बिलीव मी, R1 में भी मैं यही बोला करता था, हाफ एंट्री तो आपको आती है, हाफ एंट्री तो करो ना। कैश कितना पे किया वो तो सामने है ना। $165 3 है जी, 3 है, और से पढ़ लो। 5 खरीदे ने, 3 साल एज है उनकी, परचेज 5, 3 ईयर ओल्ड। रजिस्टर किधर है भाई तुम्हारा? अब अकाउंटिंग शुरू हो गई, रजिस्टर ओपन करो ना। असी तो सोचा सी सर ने पता नहीं की कराना है, पता नहीं पढ़ाना भी है कि नहीं पढ़ाना। आज ओरिएंटेशन, कल कर दी मैंने ओरिएंटेशन। आपको ये लगा कि बस आज गपशप होगी या नथिंग एल्स, और मुझे नजर आ रहा है मैंने कोर्स खत्म करवाना है। कैमरा भाई चल रहा है ना जी बच्चों। आधी एंट्री, ये बताएं जनरल एंट्री का कोई फॉर्मेट भी होता है? क्या होता है भला? डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट एंड क्रेडिट। खुदारा मेरी रिक्वेस्ट आपसे, जब कभी भी पेपर में आपको जर्नल एंट्री लिखने को आ जाए तो खुदारा डेबिट एंड क्रेडिट के 2 कॉलम लाजमी बना दीजिएगा। कैश क्रेडिट 55,000 ईच, ज़रब कितने? 5, 275,000 रुपीज़, 1000 में काम हो रहा है। ये कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब आपने यहां पर लिखना है, डेबिट करना है बायोलॉजिकल एसेट, एसेट लिविंग एनिमल और लिविंग प्लांट एनिमल। लैम्प खरीदा आपने तो आप लैम्प लिख सकते हैं। किस पर लिखना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे लिखना इनिशियली। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर लिखना है। फेयर वैल्यू कितनी? जितने में खरीदा है वही क्या होगी उसकी फेयर वैल्यू होगी, 275। कॉस्ट टू सेल, अगर आज ही बेच दें, आज खरीदा है आज ही बेच दें, कितने बेचने पे खर्चा आएगा? These lamps are purchased for sale on this. If limited wishes to sell them today, it will have to incur sales commission कितने %? और गवर्नमेंट लेवी 1% ऑन सेल। सेल किस पर कर रहे होंगे? फेयर वैल्यू पे कर रहे होंगे। टोटल कितने % हो गया? 3%। तो 275 का 3% कितना हुआ?
8.25275 इंटू 3%, 8.25 कितनी वैल्यू बनी? 262.75। बैलेंसिंग अमाउंट कहाँ पर लिखी जाए? प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस लिख देंगे। वो कितना आ जाएगा? 8.25। स्टार्ट पर ही खाम में एक एक्सपेंस लिख देंगे हम। तो पहला स्टैंडर्ड और आखिरी स्टैंडर्ड जो इनिशियल रिकॉग्निशन में ही किस पर आएगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर। इस पर इनिशियल रिकॉग्निशन पर ही या तो गेन होगा या लॉस होगा। कोई ऐसी सूरत सोचकर बताएं गेन भी इनिशियल रिकॉग्निशन पर आ जाए। वेल डन। प्रोक्रिएशन, एक लैम्ब है, उसका बच्चा हो गया, उसकी कोई ना कोई वर्थ होगी क्या नहीं होगी? उसकी कोई फेयर वैल्यू होगी या नहीं होगी? उसी को ही अगर फौरी तौर पर बेच दिया जाए कोई खर्चा होगा क्या नहीं होगा? तो फौरी तौर पर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर लिखा जाएगा और फौरी तौर पर क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। चलें जी, पहली एंट्री किस तारीख पर थी? 1 जनवरी 21 पर थी। नेक्स्ट एंट्री बताएं। एंट्री ये आपको आती है, ये IS 16 के तहत आएगा। इसमें लिखा जाएगा एंट्री लैंड डेबिट कैश बैंक क्रेडिट। ये कौन सी तारीख थी? 1 मार्च 21। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लैंड डेबिट बैंक क्रेडिट कितने मिलियन? कैसे लिखूंगा? ₹1000 में काम कर रहा हूं ना। चले अगली एंट्री। उफ, ये पढ़ के बच्चे ने बताया था। बेबी लैम्ब हो गया जी। प्रोक्रिएशन एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 10,000, बेचने का खर्चा 2500। बताएं एंट्री, आप बताएं। अब तो एंट्री बना लेनी चाहिए, या आपने बनानी है? टेस्ट स्टार्टेड नाउ। आप बनाएंगे? यस। वेयर इज योर रजिस्टर? थोड़ा सर वो ना हम तो ऐसे एंजॉय करने आए थे। इखलाकी तौर पर बोलते हैं R1 ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾਓ ਯੂ ਟੂ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर R2। अच्छा उधर लिखा ही नहीं था। हाँ जी, एंट्री क्या है? बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और प्रॉफिट लॉस क्रेडिट 75%। वेल डन जी। अब काम करना है। ठीक है, हाँ जी। नाम वही रखना है हमने, बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट लैम्प जी। बायोलॉजिकल एसेट नहीं, बेबी लैम्प नहीं करना, बायोलॉजिकल एसेट लैम्प करना है। खाली लैम्प, इसने भी बड़े हो जाना है बाद में। हाँ तो और किस पे करनी थी? हाँ जी पुत्र जी, ये तो हो गया 7.5 का। तो क्रेडिट भी कुछ करना है। तो वही तो सोच रहा हूँ कि क्या इंसान
जब कभी समझ नहीं लगती ना तो अक्सर लोग कैश क्रेडिट कर देते, हालांकि कैश से गया ही नहीं। 2 मिनट पहले बेटा बताया मैंने अभी कि गेन भी इनिशियल रिकॉग्निशन पर होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां से आ गई मेरे बेटे? और पुत्र कॉस्ट टू सेल है। आपने बायोलॉजिकल एसेट किस चीज पर लिखना है? स्टैंडर्ड क्या कहता है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो 10,000 माइनस 2.5 यानी कि 7,500 का क्या होगा? बायोलॉजिकल एसेट लैम्प लिखा जाएगा। लैम्प क्रेडिट किसको कर दें? बैठे बिठाए क्या हो गया? गेन हो गया। व्हाट द पॉइंट? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट कहानी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो ही हासिल होती है उस वक्त पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे, मिसालें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की अब आपने बतानी है, फिर आगे बात करूंगा। पहले एक चीज से समझो ना, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या क्या कुछ होगी, चंद मिसालें दें। फ्रूट जो ही आपने प्लग किया ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, और ये क्या बन गया? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। दूसरे नंबर पर वूल शीयर की, जो ही आपने भेड़ से वूल उतारी, वूल उतारने के वक्त क्या हो गया? ये पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, और जो वूल हासिल हुई ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गई। इसके अलावा मीट, जो ही ज़िबा किया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हासिल हुई और मीट हासिल हो गया, ये क्या? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। दूध हासिल हुआ, पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, फौरी तौर पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क की फॉर्म। ये पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पर हमने इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन करनी है अंडर IS 41, लेकिन ये फौरी तौर पर शिफ्ट हो जाएगा IAS 2 में, क्योंकि ये इन्वेंट्री बन गई है। क्या बन गई है? इन्वेंट्री फॉर सेल पर्पस। सेब हासिल हुए, फौरी तौर पर क्या बन गई? इन्वेंट्री बन गई, लेकिन पहली इनिशियल रिकॉग्निशन किस पर होगी? IS 41 के तहत फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर होगी, पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। गॉट द पॉइंट? तो अब आपको वूल हासिल हुई है कितने kg? 60 kg। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, हैविंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये इकट्ठा नेट करके बता दिया गया कितना? 6000। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? 6000। एंट्री बनाएं जी। फिर किस तारीख पर? 15 दिसंबर पर। टाइम क्या हो गया? वो जल्दी जल्दी करो भाई। कितने मिनट रह गए हैं? 10 मिनट सिर्फ रह गए हैं। जल्दी जल्दी करें, सवाल मुकम्मल करना हमने। परसों ये स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन देख लें। आज इसकी अकाउंटिंग है और अकाउंटिंग इतनी सी है। कल इसके नोट्स
बनाने हमने और परसों जस्ट चंद पास पेपर वगैरह, स्टैंडर्ड ख़त्म। एपेटाइजर 6000, वेल डन। लिखेंगे क्या? वूल, इन्वेंट्री वूल भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली क्या बन जाएगी आपकी? इन्वेंट्री बन जाएगी, बेचने के लिए है। और इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो कि 6000 है। और फौरी तौर पर क्या हो जाएगा? आपको गेन हो जाएगा। कैश पे नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। जस्ट आपने क्या हासिल किया है? दरख्तों से या तो सेब उतार लिए हैं, या फिर दूध हासिल कर लिया, या फिर वूल हासिल कर लिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और फौरी तौर पर आपने इसको किस में ले जाना है? इन्वेंट्री। लेकिन उसकी इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगी? फेयर वैल्यू लेस, और सब्सीक्वेंट ईयर एंड पे। इन्वेंट्री किस पे लिखते होते थे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे। ईयर एंड पर उस पर शिफ्ट होगी। ये पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे है। गॉट द पॉइंट? किस पर आई है? पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। December, entity has harvested the grain। ये क्या किया उसने? फसल काट दी। क्या किया उसने? फसल काट दी। जो ही ये कट हुई, ये क्या बन गई? पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। और ये क्या बन गया? इन्वेंट्री, बेचने के लिए। और पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे इसकी काउंटिंग क्या होगी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 40,000। तो अब तो लिख सकते हैं ना, इन्वेंट्री ग्रेन लिख सकते हैं आप। कितनी वैल्यू थी? 40,000। 18 दिसंबर 24 ही था ना, या 21 था? चलो मैं 24 लिख के जा रहा हूं। समझो ये सारा सवाल 24 के हिसाब से, ठीक है? ईयर एंड आ गया बच्चों, ईयर एंड आ गया। ये बताएं, जो 6 महीने पहले बेबी पैदा हुआ था, वो बड़ा हो गया होगा। कितने माह का हो गया होगा? हाफ ईयर का हो गया होगा। और जो 3 साल लैब लिए थे, वो साल के शुरू में लिए थे, वो कितने के हो गए होंगे? 4 साल के हो गए होंगे। ऐसे ही है। जो वूल है वो क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआर। एनआरवी का फार्मूला क्या था? एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल एंड कॉस्ट टू कंप्लीट। लैंड IAS 16 के तहत चलती है। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होगा तो रिवैल्यू हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो अपनी कॉस्ट पर ही रहेगा। कंपनी यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर इस PPE। चलें जनाब, यह तो शुक्र है रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं। तो अब बताएं क्या कुछ किया जाए। जो इनिशियल रिकॉग्निशन थी बेबी की, बेबी बॉय कितने में था? क्या था? किस रेट पे लिखा था? 7.5 पे। ये 7.5 पर लिखा था, अब कितने पर हो चुका हुआ है? इनिशियल था, अब कितने पे है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 22,500। इसका मतलब बायोलॉजिकल एसेट क्या हो रही है? उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ऐसे ही है। टी काउंट बनाऊं या समझ लग गई? बायोलॉजिकल एसेट लिखा था आपने लैम्प के नाम से,
वो 7.5 का था, आप कितने पे पहुंच गया? इंक्रीज कितने कैसे करना पड़ेगा? 15 से क्या करेंगे? इंक्रीज। एंट्री बनेगी क्या? बायोलॉजिकल एसेट लैम्प डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। जो आपने 3 साला लैम्प लिखी थी वो कितने पे लिखी थी? 55,001 माइनस कितना? 3%। सारी की सारी देख लेते हैं। ये एक थी, एक 65,000 की होगी ना, लेस कॉस्ट एक नेट 60 की होगी। पहले नेट पता नहीं कितने की थी, 60 मल्टीप्लाई बाय कितनी? 5 थी, 3 लाख पर पहुंचेगी। और इनिशियली कितने पे लिखी थी? 266.75। ये 266.75 से हम 300 पर पहुंचाएंगे। कितना इंक्रीज आएगा? 33.25 और इसमें 15 का इंक्रीज आएगा। तो बायोलॉजिकल एसेट लैम्प तो डील कर दिया जाए। बायोलॉजिकल एसेट लैम्प डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 31 दिसंबर के ऊपर। नंबर 1 15, नंबर 2 33 इशारिया कितने था? 25। इकट्ठी भी एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। 10 जी कितनी हो गई? 58। अब बात समझ लग गई है या टी काउंट बनाऊं? पक्का? ये चीज कह रहा था कि बच्चों को समझ आराम से लग जाती है। R2 के अंदर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती हमें, इसलिए मेरे लिए R2 पढ़ाना आसान है बनिस्बत किसके? R1। R1 में हम खपते रहते हैं, PRC से ITA पढ़कर आए हुए बेचारे बच्चे, ना डेबिट का पता ना क्रेडिट का पता। वही छोटे छोटे से MCQs किए, ये गया वो गया वो गया। ठीक है, अब इस लेवल पर पहुंच चुके होते हैं कि हमें टी अकाउंट के बगैर भी क्या हम गुजारा कर लेते हैं और समझ लग जाती है। स्टिल ना समझ लगे, मैं भी यहाँ पे हूँ, आप भी यहाँ पे हैं, पूछ लेना, घबराना नहीं। समझ के चलेंगे आसानी से पेपर पास होगा, नहीं समझ के चलेंगे पेपर पास करने में क्या होगी? मुश्किल। गॉट द पॉइंट? जहाँ पे ना समझ लगे मैं यहीं पे। मेरी तरफ से आपको इंशाल्लाह ये नहीं होगा कि जी आपने कोई क्वेश्चन पूछा, लॉजिकल क्वेश्चन है और मैं उसका आंसर ना करूं, इंशाल्लाह। 31 नंबर 24 या 21 पर आपने एक काम कर लिया। दूसरा काम आपने मुझे इसका बस बताना है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। अब जो इनिशियल रिकॉग्निशन की थी वो अब क्या बन गई है? उसकी कॉस्ट बन गई। डीम्ड कॉस्ट उसकी क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जो भी किताबों में लिखा हुआ अब उसकी क्या है? कॉस्ट। अब आपने उसको कंपेयर किससे करना है? NRV से। NRV कितनी बनी? 95 सेल प्राइस, 10 बेचने का खर्चा कितने पे आ गया? 85 पर। ठीक हो गया? ये उसकी NRV आ गई कितनी? 85। और उसकी डीम्ड कॉस्ट कितनी थी? कितने पे लिखा था हमने? इन्वेंट्री वूल 6000 पे लिखा था सिर्फ, हैं? देख लेना, वाकई 6000 पे था। अगर मैं ऐसे पर केजी लिखूंगा फिर कहीं पे जाके कोई कहानी बनेगी नहीं। अच्छा, 60 केजी का कितना है? 6000। और अभी ये क्या है? रुपीस में है, पर केजी है।
ये क्या है 85 पर केजी, पर केजी, तो 60 केजी इंटू 85 पर केजी कितना बना 5100। हमने किस पर लिखा हुआ है 6000। इसका मतलब क्या हुआ 900 का लॉस। समझ लग गई पक्का। तो ये क्या आपकी आ गई वूल, और इसका मतलब है लॉयर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी करेंगे। एनआरवी एडजस्टमेंट की एंट्री। अब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखोगे, अब क्या लिखोगे एनआरवी एडजस्टमेंट कहां पे लिखते होते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट करते होते हो और इन्वेंटरी क्रेडिट करते हो। अब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखना। प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाता है जीपी के बाद वाले के लिए। गॉट। ये आपने पढ़ी हुई एनआरवी एडजस्टमेंट। छोटी छोटी सी बातें हैं मार्क्स कैरी करती हैं। ये आ गया था आपका 6 माइनस 5.1 0.9 0.9 इन ₹1000। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। लैंड रीवैल्यू नहीं होगा और टाइम हमारा 2 मिनट ऊपर हो चुका हुआ है। मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। नोट्स जान नहीं छोड़ेंगे, नोट्स जान नहीं छोड़ेंगे। FAR2 में नोट्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा गजवज के हैं। ठीक है, अब आप बड़े होते चले जा रहे हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। पढ़ा वो अच्छा जी। इसकी बनेगी एक अदद ड्राइव। ड्राइव आएगी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में और इसके PDF आ जाएंगे किसमें ड्राइव। ओबियसली एक आधा दिन इस चीज़ के ऊपर प्रोसीजर पे शायद लग जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको क्या होगी आसानी होगी, आपको PDF इसके मिल जाया करेंगे। उम्मीद है कि आप इससे कंफर्टेबल रहेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा है पिछले सेशन में, उनको मेरा ख्याल एग्जाम में आसानी हुई होगी, रिवीजन करने में। नहीं हुई थी? हुई थी? ठीक है। अच्छा, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। नो, कोई गिला नहीं है जनाब। है? ये हर इंसान का क्या है हक है, जिससे मर्जी पढ़े। ठीक है, अब आप मेरे स्टूडेंट हैं FAR2 के, अब सही तरीके से पढ़ना है, पास करना है। मेरिट जो लेगा गोल्ड मेडल R2 में 3 लाख रुपया उसको इनाम है। कितने? गोल्ड मेडल का 3 लाख रुपया इनाम है। सो सिंपल है। R1 में बोला था 1 लाख रुपया, R2 में आता है गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल का इनाम है 3 लाख रुपए। कितने? चॉइस इज योर्स। थैंक यू जी, अस्सलाम। चलो जी चलिए।